वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सेवा की भी चल रही है। हर दिन तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस कर। तो क्वेश्चन नंबर बना है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही होगा इसमें। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। क्या न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के पहले से ही घोषित कीमत दी जाती है? करेक्ट है बिल्कुल, और करेक्ट है पहला भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऊपर दिए गए दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्गम कीमत का अभिप्राय क्या है? क्या है इश्यू प्राइस? देखिए, इसका अभिप्राय है समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए। तो सरकार भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडार करती है, जिसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि अनाज कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा सके। इस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। सॉरी फॉर दिस, ये निर्गत है, इश्यू प्राइस, निर्गम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राशन कार्ड के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही होगा, कौन सा सुमेलित है? अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड 3 प्रकार के कार्ड हैं। तो अंत्योदय कार्ड क्या निर्धन में भी निर्धन लोगों के लिए है, और बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए, और एपीएल कार्ड अन्य लोगों के लिए। तो करेक्ट है पहला, जो अंत्योदय कार्ड है वो गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए, जो गरीब में भी गरीब है। और बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए, और एपीएल कार्ड दूसरे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड, अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। पिछले अगर 7 से 8 वर्षों के आप प्रश्न उठा के देखोगे तो आपको इस तरह के प्रश्न वहाँ पर दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के संबंध में शुरू की गई विभिन्न योजनाएं एवं उनके लक्षित समूह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है योजनाएं और दूसरी तरफ है उससे लक्षित समूह, मतलब किसको लक्ष्य करती है, वो किसको टारगेट करती है। सार्वजनिक वितरण सबके लिए है, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनों में भी सबसे निर्धन और गैर निर्धन। अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन, और अन्नपूर्णा योजना पिछड़े वर्गों के लिए या पिछड़े क्षेत्रों के लिए। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण जो है वो सर्वजनीन मतलब सबके लिए है, और लक्षित अगर इसको बनाया जाए सार्वजनिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो गरीबों में जो सबसे गरीब है उसके लिए है। और अंत्योदय अन्न योजना जो है वो निर्धनों में जो सबसे निर्धन है उसके लिए। और जो अन्नपूर्णा योजना है वो पिछड़े क्षेत्रों के लिए नहीं है, गलत है ये। अंत्योदय योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बूढ़े वृद्धों के लिए। तो 4 तो इसका करेक्ट होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। तो देखिए, कथन 1 2 और 3 सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली जो है सबके लिए थी, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई मतभेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधन किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना जो गरीबों में भी जो सर्वाधिक गरीब है उसके लिए, और अन्नपूर्णा योजना जो कि दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों को लक्षित करती है, बनाई गई। तो ये जो अन्नपूर्णा योजना है वो पिछड़े क्षेत्रों से नहीं है, ये है वरिष्ठ वृद्ध बूढ़े नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेसिक सा भी ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है वो 2400 कैलोरी है, और जो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। गरीबी निर्धारण का यह फॉर्मूला भारत में पहली बार 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा तय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन या गरीबी रेखा का आकलन तय किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर और सामान्यतः हर 5 वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? वह व्यक्ति जो एक दिन में $5 से कम कमाता है। क्या वह व्यक्ति जो एक दिन में $2 से कम कमाता है, या फिर वह व्यक्ति जो एक दिन में $1 से भी कम कमा पाता है, या फिर वह व्यक्ति जो एक दिन में वह व्यक्ति जो एक महीने में $20 से कम कमाता है। यानी $20 से कम एक महीने में, तो $1 में लगभग 70 से 71 रुपये होते हैं, 70 मान लो, तो 1400 रुपये हो गए, मतलब 1400 रुपये से एक महीने में कम कमाता है। क्या ये होगा? ये नहीं है। विश्व बैंक ने निर्धारण जो तय किया वो है कि वह व्यक्ति जो जिनकी आय जो है वो प्रतिदिन $1 से भी कम है, वो गरीब है, मतलब उसको निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रति दिन से कम है उन्हें निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। मतलब 70 रुपये से भी कम है तो वह निर्धनता रेखा के नीचे, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूह एवं आर्थिक समूह में सबसे अधिक गरीब अनुपात किसमें पाया जाता है? बताइए किसमें पाया जाता है सबसे अधिक गरीबी अनुपात या सबसे अधिक निर्धनता अनुपात? देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति ST समुदाय में, ग्रामीण खेतिहर मजदूरों में, अनुसूचित जाति मतलब SC समुदाय में, या फिर नगरीय अनियमित मजदूरों में? तो देखिए सबसे अधिक निर्धनता अनुपात जो है वो है ST समुदाय में, मतलब अनुसूचित जनजाति समुदाय में। 100 में से यहाँ पर 51 के पास जो हैं, 100 में से 51 जो हैं वो निर्धन हैं। तो देखिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों में भी एक समान नहीं है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 51 लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2015 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और ये विचारना है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। तो यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा वो आवेदक। तो करेक्ट है पहला, ये तो सभी को पता होगा, 100 दिनों का रोजगार इसमें देती है सरकार और महिलाओं को 1/3 रोजगार जो है इसमें आरक्षित है। बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है। लेकिन 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 यदि आवेदक ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, 30 दिन नहीं है, यहाँ पर 15 दिन है, 15 दिनों के भीतर यदि उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक रोजगार भत्ता देना होगा सरकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, थर्ड है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। यह विधेयक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा वह आवेदक। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ की गई थी और इस योजना से ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है या फिर अशिक्षित? 1993 की योजना ये करेक्ट है, ये तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल करती है, ये भी करेक्ट है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित कराना है और इसके अंतर्गत युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण आवास। सोच कर देखिए क्या क्या आपको आवश्यक होगा या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य भी चाहिए, बेहतर शिक्षा भी चाहिए, पेयजल तो होना ही चाहिए, बिजली की ज़रूरत भी है और घर तो है ही है। तो सारे के सारे हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय का मतलब, ग्रामोदय शब्द में क्या है, गांव का उदय कैसे होगा? जब अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी, शुद्ध पेयजल होगा और बिजली आएगी और घर होगा सबके पास, तभी तो होगा गांव का उदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? काम करोगे तो अनाज मिलेगा, सन 2004 में शुरू किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, और यह पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम है। स्पॉन्सरशिप जो करेगी इसको केंद्र सरकार करेगी इस योजना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1984, और ध्यान दीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है सुंदरबन। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन कणों को नैनो कण माना जाता है? आप नैनो कण किन कणों को मानेंगे? 10 नैनोमीटर या इससे छोटे कण, 50 नैनोमीटर या इससे छोटे कण, 1 नैनोमीटर या इससे छोटे कण, या 100 नैनोमीटर या इससे छोटे कण। क्या होते हैं नैनो कण? देखिए 100 नैनोमीटर या इससे छोटे कण जो होते हैं उनको माना जाता है नैनो कण। तो नैनो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म या फिर छोटा। 100 नैनोमीटर या इससे छोटे कणों को नैनो कण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत में अंगदान एवं प्रत्यारोपण में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य अग्रणी बन गया है? बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग प्रत्यारोपण में कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है इस समय? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है। तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र ने अंगदान एवं प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है और प्रथम स्थान पर आ गया है, फर्स्ट पोजीशन पर। अगर यही चीज़ विश्व में देखी जाए तो विश्व में इस समय नंबर 1 पर चल रहा है यूएसए अंग प्रत्यारोपण में, और दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया, अपना प्यारा भारत। और भारत में स्टेट कौन सा प्रथम स्थान? महाराष्ट्र। तो 15 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इन प्रश्नों की प्रकृति वैसी है जो यूपी पीसीएस को चाहिए। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।